मैं पूरे 10 साल बाद कनाडा से अपने मुल्क वापस आया था। 25 साल की उम्र में मुझे अचानक एक चांस मिला और मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया। उन दिनों मैं एक फर्म में इंजीनियर था। मेरी डिग्री और मेरी काबिलियत के लिहाज से सैलरी बहुत कम थी और मैं दिन रात किसी अच्छी मुलाजमत की फिक्र में रहता था। बस फिर जैसे भगवान ने मेरी सुन ली और मैं कनाडा चला गया। मैं 10 साल बाद वापस आया और मेरा यही ख्याल था कि कुछ महीने रहने के बाद मैं किसी तरह फिर बाहर चला जाऊंगा। लेकिन आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। मेरे साथ भी यही हुआ। 1 महीने के बाद ही मेरी माँ ने मेरी शादी के सिलसिले में भागदौड़ शुरू कर दी। उनका ख्याल था कि मुझे अब हर सूरत में शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरी उम्र के 35 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन मैं बाहर मुल्क में शादी करना चाहता था, किसी फॉरेनर औरत या लड़की से नहीं, बल्कि अपने ही मुल्क की किसी लड़की से। बाहर के मुल्कों में भी बहुत से हिंदुस्तानी खानदान आबाद थे और उनका हिंदुस्तान आने का इरादा नहीं था, लेकिन वो अपनी लड़कियों की शादियां हिंदुस्तान ही में करना बेहतर ख्याल करते थे। मैं भी किसी ऐसे ही खानदान की किसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। मैंने माँ से कहा, माँ मैं वापस जाऊंगा। माँ ने कहा, तो क्या हुआ, शादी कर लो, बीवी को साथ ले जाओ। मैं जिस लड़की के घर रिश्ता लेकर जा रही हूँ, तुम उस लड़की को जानते हो। शिल्पा तुमसे चंद साल छोटी है, वो भी तुम हारी तरह शादी से इनकार करती है। लेकिन मेरा ख्याल है जब तुम्हारा रिश्ता उसके घर जाएगा तो वो हाँ कर देगी। किस शिल्पा की बात कर रही हैं आप? माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, शिल्पा को भूल गए? गुप्ता साहब की लड़की? तुम्हें भी बाहर की हवा लग गई है, यहाँ का सब कुछ भूल गए हो। वो हमारे घर आती रहती है, तुमने कई बार उसे देखा भी है, बातें भी की है। साल 2 साल से उन लोगों का हमारे घर आना जाना बहुत कम हो गया है। मैंने कहा, लेकिन माँ मैं जब बाहर जा रहा था तब मैंने उसकी शादी की बात सुनी थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो रिश्ता पहला था जिसे उसने ठुकरा दिया था। उसके बाद भी बहुत रिश्ते आए, और आते भी क्यों नहीं। वो पढ़ी लिखी होने के साथ बहुत खूबसूरत भी है। मैं तो कहती हूँ हमारे खानदान भर में उस जैसी एक भी लड़की नहीं है। शिल्पा की सूरत मेरी आंखों के सामने आ गई। वो वाकई बला की हसीन थी। फिर मुझे ये भी याद आया कि कॉलेज में कई लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। मैंने खुद भी कई बार उससे करीब होने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसकी बेरुखी का ही सामना करना पड़ा था। फिर मैं मायूस हो गया था। उस वक्त मैंने सोचा था कि शिल्पा बहुत ही सर्द मिजाज लड़की है। बाहर जाने से पहले मैंने जब उसके रिश्ते की बात सुनी तो मुझे थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन वो कैफियत वक्ती थी। कनाडा जाने के बाद मुझे शिल्पा का कभी ख्याल नहीं आया, मैं उसे भूल ही गया था। माँ ने तेज आवाज में कहा, खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या मैं जाऊं गुप्ता साहब के घर? मेरा ख्याल है वो इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, इनकार तो वो नहीं करेंगे क्योंकि इनकार और इकरार का हक तो शायद शिल्पा के पास है। माँ ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कब तक इनकार करती रहेगी? क्या बूढ़ी होने तक इनकार ही करती रहेगी? 2 साल से तो उसका एक भी रिश्ता नहीं आया है, अब वो इनकार नहीं करेगी। मैं घर वालों से नहीं उससे भी बात करूंगी। मैंने माँ को टालना चाहा, लेकिन माँ ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और कहा, मैं कल जा रही हूँ उनके घर, अगर अब तुमने इनकार किया तो अच्छा नहीं होगा। माँ की किसी बात से इनकार करना यूं भी मेरे बस की बात नहीं थी। माँ को मुझ पर बहुत मान था और मैंने कभी भी उनका मान तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, लेकिन पहले शिल्पा से ये मालूम करें कि वो शादी से इनकार क्यों कर देती है। माँ ने कहा, वो मुझे कभी नहीं बताएगी कि वो शादी से क्यों इनकार कर देती है, हर रिश्ते को क्यों ठुकरा देती है। लेकिन मैं उससे कहूंगी कि इस रिश्ते से इनकार ना करे। मैंने कहा, उसे देखे हुए मुझे पूरे 10 साल हो गए हैं, पता नहीं अब वो कैसी होगी। माँ ने कहा, जैसे 10 साल पहले थी वैसे ही है, बस ये है कि घर की होकर रह गई है, किसी के घर नहीं जाती। हमारे घर भी आए हुए उसे बहुत दिन हो चुके हैं। मैं चाहता था कि रिश्ते की बात चलाने से पहले मैं शिल्पा से कहीं मुलाकात कर लूं, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। मेरी माँ दूसरे ही दिन मेरी छोटी भाभी को लेकर गुप्ता साहब के घर पहुंच गई। मैंने माँ से कहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी शिल्पा से मिल लूं। माँ ने कहा, 4 बजे के बाद वो घर पर रहती है, 4 बजे तक वो कहीं नौकरी कर रही है, तुम घर पर आज ही चले जाओ। मेरे ख्याल में शिल्पा से मिलना जरूरी हो गया था। माँ ने उसके घर वालों से बात करी थी, लेकिन शिल्पा से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। शिल्पा की माँ ने कहा था कि अब वो किसी भी रिश्ते से इनकार नहीं करेगी। इनकार ना करने की वजह उन्होंने बताई नहीं थी।
लेकिन मेरे ख्याल में अब शिल्पा अच्छे रिश्तों से ना उम्मीद हो गई थी। फिर 2 साल से कोई रिश्ता भी उसके घर नहीं गया था। मैंने शिल्पा के घर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन 2 दिन बाद एक दोपहर शिल्पा खुद ही हमारे घर पहुंच गई। घर पर बच्चे ही थे, भाभी और मेरी माँ शिल्पा के घर गई हुई थी। शिल्पा बिना डोर बेल बजाए घर में दाखिल हो गई थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कुछ कहने के लिए सोच ही रहा था कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि घर पर कोई नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ और भाभी मेरे घर पर है। माँ ने उन्हें खाने के लिए रोक लिया है। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। मैंने उससे कहा, तुम चाय पियोगी या ठंडा? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ चंद बातें करने आई हूँ। 2 साल से मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया है, इसलिए कि दूर और करीब के सब लोगों को मालूम है कि मैं शादी से इनकार करती हूँ। ये बात तुम्हारे घर वालों को भी मालूम है, फिर भी तुम्हारी तरफ से रिश्ता भेजने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, मैं खुद भी इंडिया में शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में बात की तो मैं तैयार हो गया। उसने पूछा, क्यों तैयार हो गए? उसके सवाल का जवाब मेरे पास था, लेकिन मैं देना नहीं चाहता था। असल में मैं शिल्पा को ये बताना नहीं चाहता था कि कभी मैं भी उसे पसंद करता था। शिल्पा ने कहा, मैं शादी से इनकार तो अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अब सिचुएशन कुछ बदल गई है। इस बार का इनकार मेरे डैडी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो दिल के मरीज हैं। बेहतर है कि तुम ही इनकार कर दो, कह देना कि शिल्पा इस काबिल नहीं है कि मैं उससे शादी कर सकूं। मैंने कहा, मैं ये नहीं कह सकूंगा, मैंने अपनी माँ का दिल कभी नहीं तोड़ा है। फिर तुम मुझे पसंद भी हो, शिल्पा ने सोफे से उठते हुए कहा। शायद मैं पहली बार तुम्हें वो कुछ बताने जा रही हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया। मैं तुम्हारी ही नहीं, किसी की भी पत्नी बनने के काबिल नहीं हूँ। जो मुझसे शादी करेगा वो जिंदगी भर पछताएगा। मैंने कुछ देर उसकी बात पर गौर करने के बाद कहा, तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा, ठीक है तो फिर आजमा लो। इतना कहकर वो तेज तेज चलती हुई ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मेरी माँ शिल्पा के घर से आई तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा से वो नहीं मिल सकी, लेकिन वो बात पक्की कराई है और ये कि मंगनी और शादी एक साथ ही होगी। 15 दिन के अंदर शिल्पा से मेरी शादी हो गई। सुहागरात को मैं रात में 2 बजे से पहले नहीं जा सका था। शिल्पा बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो मॉडर्न घर की लड़की थी, इसलिए मैंने सोचा था कि वो मुस्कुराकर मुझे वेलकम करेगी और ये नहीं तो कम से कम मेरा इंतजार ही कर रही होगी। लेकिन जब मैंने उसे लेटे हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या तुम सो गई हो? वो खामोश लेटी रही और फिर करवट बदलते हुए बोली, रात बहुत हो गई है, बेहतर यही है कि हम दोनों सो जाएं। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, मैं कुछ समझा नहीं। शिल्पा ने कहा, ना समझने वाली मैंने कोई बात नहीं की है। अगर इसके बावजूद भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो मैं दोबारा कह देती हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन आज की रात तो हमारी सुहागरात है। उसने कहा, रातें तो आती जाती रहेंगी और अगर मेरी मौजूदगी में तुम्हें नींद नहीं आएगी तो मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ। मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहते रहे, मुझे इनकी परवाह नहीं। शिल्पा ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा, मैं यही कहूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये कोई अच्छी बात नहीं। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, क्या शादी बाहर जाकर सोने के लिए की है? मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तो शादी से पहले ही तुमसे कह दिया था कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुमने शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो शिल्पा की एक नहीं सुनता और उसे बता देता कि वो शादी के काबिल है, मगर मैं उसे सिर्फ घूरता ही रह गया और वो कमरे से बाहर चली गई। ये तो मुझे सुबह मालूम हुआ कि वो मेरी माँ के कमरे में जाकर सोई थी। उसने माँ से कहा था कि मैंने खुद उसे आराम करने के लिए भेजा है। माँ ने उसे अपने बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया और फिर सुबह मेहमानों के उठने से पहले ही माँ शिल्पा को अपने साथ मेरे कमरे में ले आई और मुझसे कहा कि शिल्पा को सोने दो और तुम मेरे साथ आओ। शिल्पा के दोबारा उठने से पहले ही मैंने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। माँ की मेहरबानी से किसी मेहमान को ये मालूम नहीं हो सका कि शिल्पा ने सुहागरात मेरी माँ के कमरे में गुजारी है। मुझे शिल्पा के साथ भी नाश्ता करना पड़ा। मैं दिन भर हर मेहमान पर यही जाहिर करने की कोशिश करता रहा कि मैं शादी से बहुत खुश हूँ। मैंने ये भी महसूस किया कि खुद शिल्पा भी यही जाहिर कर रही थी, जैसे ये शादी उसकी मर्जी और पसंद से हुई है।
दिन भर उसका बर्ताव मेरे साथ दोस्ताना और मोहब्बत भरा ही था, लेकिन दूसरी रात भी मैंने कांटों पर ही बसर की। शिल्पा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो वो शोर मचा देगी। दूसरी सुबह शिल्पा अपने घर गई, मैं खुद भी उसके साथ था। मेरी बहुत आओ भगत हुई। शिल्पा के अपने चेहरे से भी खुशी फूट रही थी और लबों पर मुस्कुराहट जमी हुई थी। शिल्पा की मां ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ये वादा करके घर आ गया कि रात में शिल्पा को लेने के लिए आऊंगा। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे। मेरे लिए 3 महीने ऐसे गुजरे जैसे 3 सदियां गुजर गई हो। इन 3 महीनों में मैंने शिल्पा को रास्ते पर लाने के बहुत जतन किए, लेकिन वो बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं उसमें चिंगारी नहीं भर सका। दिन भर तो वो ठीक रहती, लेकिन शाम के ढलते ही ऐसे बफर जाती जैसे जख्मी शेरनी हो। खानदान भर को यही गुमान था कि हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार है। अलबत्ता मेरी माँ जानती थी कि हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही है। एक रात मैंने अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश की थी और जबरदस्ती शिल्पा को बिस्तर पर गिरा दिया, लेकिन शिल्पा ने मेरी एक नहीं चलने दी। वो न सिर्फ शोर करने लगी बल्कि मुझसे हाथापाई पर भी उतर गई। वो तो इत्तेफाक से घर में सिवाय माँ के और कोई नहीं था, वरना बड़ी रुसवाई होती। माँ ने बाहर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और मुझे बुरा भला कहा। शिल्पा ने मौका मिलते ही दरवाजा खोल दिया और माँ अंदर आ गई। बस फिर मेरी सारी मर्दानगी धरी की धरी रह गई। इन 3 महीनों में मैंने कई डॉक्टरों से मशवरे भी किए, उन्हें सारी कैफियत बताई। कई डॉक्टरों का तो ख्याल था कि एक दिन वो खुद ही रास्ते पर आ जाएगी, और ये कि मैं शिल्पा को खुश रखूं और उसे ऐसी फिल्में दिखाऊं और ऐसी किताबें पढ़ने को दूं जिनसे उसके सर्द खून में गर्मी की लहरें पैदा हों। मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की, मगर शिल्पा ना कोई फिल्म देखने पर राजी होती थी और ना ही किसी किताब को हाथ लगाती थी। उन्हीं दिनों मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। कंपनी का काम अभी इसी शहर में ही था, लेकिन आगे वो लोग दूसरे शहर में भी काम शुरू करने वाले थे। मेरी कोशिश यही होती थी कि शिल्पा को उसके हाल पर छोड़ दूं, लेकिन मुझे अक्सर अपनी कोशिश में नाकामी होती और 2-4 दिन मेरा मूड बहुत खराब रहता। कई बार मैंने ये भी सोचा कि शिल्पा को उसके घर छोड़ दिया जाए या फिर हमेशा के लिए उससे वो रिश्ता तोड़ दिया जाए जो शादी की वजह से कायम हो गया है। इस सिलसिले में माँ से मशवरा जरूरी था, उनके मशवरे के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था और माँ से मशवरा करने की मुझ में उस वक्त हिम्मत नहीं थी। मेरी माँ का झुकाव शिल्पा की तरफ था और वो समझ रही थी कि आज नहीं तो कल शिल्पा मुझे कबूल कर लेगी। माँ अक्सर मुझसे कहती कि बाज लड़कियों के दिलों में बेवजह ही मर्दों से नफरत का जज्बा भर जाता है, और जब ये नफरत मोहब्बत में बदलती है तो घर के कोने कोने में खुशियाँ ही होती हैं। मेरा ख्याल था कि माँ के जहन में बैठी हुई इस बात को दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैं उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। एक शाम मैं दफ्तर से निकलकर रिक्शा या टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, डॉक्टर समीर राजपूत साइकेट्रिस्ट। बोर्ड पढ़ने के बाद ही मैंने सोचा कि शिल्पा को मैंने अभी तक किसी साइकेट्रिस्ट को तो दिखाया ही नहीं। उस ख्याल के साथ ही मेरे कदम खुद ब खुद डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ गए। क्लिनिक के बाहर डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ था और उस पर उसकी सब डिग्रियां लिखी हुई थी। उनसे मुझे पता चला कि डॉक्टर समीर ने सारी डिग्रियां फॉरेन से हासिल की है। मैं क्लिनिक में दाखिल हुआ और रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। वो शख्स मुझसे कुछ कहे बगैर उठकर डॉक्टर के कमरे में चला गया। वापस आकर उसने मुझे दूसरे दिन 5 बजे का वक्त दिया। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर जब मैं घर पहुंचा तो मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मेरा ख्याल था कि देर से आने पर शिल्पा जरूर कुछ कहेगी, लेकिन उसने हमेशा की तरह अपनी जबान नहीं खोली। रात के खाने के बाद मैंने माँ को बताया कि मैंने शिल्पा को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने का सोचा है। माँ ने कहा, पहले उससे पूछ लो, क्योंकि वो कह रही थी अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। उसके कहने से क्या होता है माँ, मैं उसे ले जाऊंगा। माँ ने कहा, तुम देखो बेटा, अब क्या करना है। अब तो उस लड़की से मेरा दिल भी टूट गया है। पिछले कई दिनों से मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उसके घर रिश्ता लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। इस गलती को सुधारना भी तो हमारे हाथ में है माँ। 1-2 महीना और देखते हैं, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर वो अपने घर खुश रहेगी और मैं अपने घर। मेरे ख्याल में तो यही एक आखिरी इलाज है। माँ ने कहा, नहीं बेटे, तलाक हमारे खानदान में अभी तक नहीं हुई है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन हमारे खानदान में अब तक कोई
शिल्पा जैसी लड़की भी ब्याह कर नहीं आई होगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है माँ, सोच समझकर ही आखिरी फैसला करूंगा। इतना कहकर मैं माँ के पास से उठ गया और अपने बेडरूम में चला गया। दूसरे दिन ठीक 5 बजे मैं डॉक्टर समीर राजपूत के सामने बैठा था। डॉक्टर ने सबसे पहला सवाल किया, मसला क्या है? मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने पूछा, आपकी पत्नी की उम्र क्या है? मैंने कहा, वो तो कहती है 25 साल, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 25 साल से ज्यादा की है। क्या वो आपको पति के रूप में स्वीकार करती है? मैंने कहा, सिर्फ दिन के वक्त वो मुझे अपना पति मानती है, रात में आम तौर से वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर देती है। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने ये मालूम किया कि वो किसी से प्यार तो नहीं करती? मैंने भी पहले यही सोचा था और इसके बारे में पता करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे नाकामी हुई। डॉक्टर समीर कुछ देर सोचता रहा। वो एक स्मार्ट आदमी था। उसकी उम्र 30-32 से ज्यादा नहीं थी। वो जर्मनी और कनाडा में 10-12 साल गुजार कर आया था और इंडिया में अकेला ही था। उसका खानदान अमेरिका में रहता था। उसने पूछा, आपने उनके मेडिकल चेकअप तो कराए होंगे? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मसला ये है कि वो कॉपरेट नहीं करती है और बगैर मरीज के कॉपरेट के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। वो बात करने को तैयार है, लेकिन बस चेकअप वगैरह कराने को नहीं कहती है। डॉक्टर ने कहा, अगर वो मुझसे बातचीत करने पर राजी हो गई तो कोई मसला नहीं है। आपने कोई खास बात महसूस की उसके अंदर? मैंने कहा, मुझे लगता है वो खौफजदा है। डॉक्टर ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन डर और खौफ उस वक्त होता है जब सेक्स के ताल्लुक से कोई भयानक मंजर नजर से गुजरा हो या बचपन में कच्ची उम्र में किसी ने उसके साथ ऐसा कुछ गलत काम किया हो। मैंने कहा, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी न किसी तौर पर पता चल ही जाता। डॉक्टर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आप मुझे शादी से लेकर सुहाग रात तक और आज तक की सब बातें डिटेल में बताएं। शादी को दिन ही कितने हुए थे? 4 महीने से भी कम। एक एक बात मुझे याद थी। मैंने आधे घंटे के अंदर ही सारी डिटेल डॉक्टर बता दी। डॉक्टर ने सब बात सुनने के बाद कहा, आप अपनी पत्नी को मेरे पास ले आएं। मैं उनसे आमने सामने बात करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मामला सुलझ जाए। मैं वहां से वापस आ गया। डॉक्टर ने शिल्पा को दूसरे दिन लंच से पहले लाने को कहा था, इसलिए दूसरे दिन मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। दूसरे दिन 11:30 बजे मैं शिल्पा के साथ डॉक्टर समीर के सामने बैठा हुआ था। घर से निकलते वक्त मैंने शिल्पा से बता दिया था कि मैं उसे एक फॉरेन से आए हुए साइकेट्रिस्ट के पास ले जा रहा हूँ। अभी चंद माह पहले ही कनाडा से आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनकार बिल्कुल मत करना। मेरा ख्याल था कि मेरा सख्त लहजा उसे खराब लगेगा और वो हंगामा शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। फिर हम डॉक्टर समीर के क्लिनिक में पहुँच गए। डॉक्टर ने कुर्सी से खड़े होकर हमारा वेलकम किया और कहा, अच्छा तो ये हैं आपकी मिसेस, तशरीफ रखें। ज्यादा उलझा हुआ केस नहीं है, लेकिन मुझे लेडी से भी कुछ सवालात करना है। किसी भी इंसान के दिमाग में पड़ी हुई ग्रह को खोलने के लिए कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले तो डॉक्टर और मरीज के बीच मौजूद अजनबियत का दूर होना जरूरी है। अपनायत के एहसास के बाद ही कोई मरीज अपने दिल और दिमाग में दाखिल होने की डॉक्टर को खुशी खुशी इजाजत देता है। मैंने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे शिल्पा को लेकर मुसलसल आपके पास आना पड़ेगा और मेरा ख्याल है शिल्पा भी कॉपरेट करेगी। डॉक्टर ने कहा, इससे पहले कि मैं बाकायदा इलाज शुरू करूं, कुछ सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, लेकिन आपकी मौजूदगी में नहीं। डॉक्टर और मरीज के बीच किसी तीसरे आदमी की मौजूदगी उलझन पैदा कर देती है। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं बाहर बैठ जाता हूं। डॉक्टर के कमरे के बाहर वेटिंग रूम रखे हुए थे। मैं उनमें से एक सोफे पर बैठ गया। डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ ही था, लेकिन सोफे पर बैठकर अंदर का हाल देखना मुमकिन नहीं था। 15-20 मिनट बाद ही शिल्पा डॉक्टर के कमरे से बाहर आई और मेरे करीब आकर कहा, डॉक्टर ने तुमको बुलाया है। मैंने उसको गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम अंदर रो रही थी? उसकी आंखें लाल और पलकें भीगी हुई थीं। शिल्पा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मेरा कौन मरा है जो मैं रोऊंगी? उस वक्त शिल्पा से उलझना ठीक नहीं था, इसलिए मैं डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे देखकर बैठने का इशारा किया। जब मैं बैठ गया तो उसने कहा, आपकी पत्नी बहुत ही जिद्दी और खराब मिजाज की औरत है। मेरे किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि केस उलझा हुआ नहीं है। मेरे एक सवाल के जवाब में वो रोने लगी
उनके आंसुओं ने मुझे एक रास्ता दिखाया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो किस सवाल पर रो रही थी? डॉक्टर ने कहा, ये अभी आप ना पूछें, मुमकिन है वो खुद ही आपको बता देगी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? डॉक्टर ने कहा, उन्हें मुसलसल मेरे पास आना है। 3-4 मीटिंग के बाद ही मैं कोई नतीजे पर पहुंच सकूंगा। मैं डॉक्टर से कई सवाल करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इसका मौका ही नहीं दिया और हम दोनों वापस आ गए। घर पहुंचने तक शिल्पा का मूड खराब ही रहा। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे बहुत कम बात की। मैं वो सवाल उसकी जबान से सुनना चाहता था जो डॉक्टर ने उससे किए थे, मगर उसने डॉक्टर के कमरे में होने वाली एक बात भी मुझे नहीं बताई। दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाते हुए मैंने उससे कहा, मैं 5 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। डॉक्टर समीर के पास जाएंगे। शिल्पा ने कहा, कोई फायदा नहीं। फायदा हो या नुकसान, तुम मेरे साथ चलोगी? इतना कहकर मैं रुका नहीं, तेज तेज चलता हुआ घर से बाहर निकल गया। दूसरे दिन 5 बजे ही हम लोग डॉक्टर समीर के कमरे में थे। मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो शिल्पा तैयार ही थी। मैं वक्त से पहले घर इसलिए पहुंच गया था कि अगर शिल्पा ने चलने से इनकार कर दिया तो उसे समझाने में वक्त लग जाएगा। डॉक्टर ने हमें देखते हुए कहा, आप लोग तो कुछ पहले ही आ गए। मेरे कुछ कहने से पहले ही शिल्पा ने कहा, दूसरी और आखिरी बार आए हैं। डॉक्टर ने कहा, मुमकिन है आप ठीक कह रही हों, कभी कभी दूसरी मुलाकात में ही डॉक्टर मरीज के दिल और दिमाग तक पहुंच जाता है। मैंने जो सवालात आपके लिए बनाए हैं, अगर आपने उनके जवाब दिल की गहराइयों से दे दिए तो फिर कल आपको आने की तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है डॉक्टर, आप वो सवालों का पेपर इन्हें दे दें। डॉक्टर ने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन वो सवाल आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ शिल्पा पढ़ेगी और यही जवाब देगी। आप कुछ देर के लिए बाहर जाएं। मैं बाहर आ गया। 15-20 मिनट बाद डॉक्टर और शिल्पा कमरे से बाहर आए। डॉक्टर ने मेरे पास पहुंचकर कहा, मैंने इन्हें सोचने के लिए 2 दिन दिए हैं। इस दौरान आप इनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। 2 दिन बाद हम फिर डॉक्टर समीर के क्लिनिक गए। शिल्पा ने अपने पर्स से एक कागज निकालकर डॉक्टर की तरफ पढ़ाया। डॉक्टर ने कागज लेकर उसे देखा और मुझसे छुपा कर रख दिया। शिल्पा ने कहा, मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, आप कोई सवाल अब मुझसे नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपके जवाब अच्छे से पढ़ने के बाद ही कोई फैसला कर सकूंगा। कल आपको फिर मेरे पास आना होगा। शिल्पा ने कहा, आज के बाद मैं आपके क्लिनिक में कभी नहीं आऊंगी। आपको जो भी बात करना है मेरे पति से कर लेना। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपके पति से बात कर लूंगा। दूसरे दिन शिल्पा मेरे साथ नहीं थी, सिर्फ मैं डॉक्टर समीर से मिला। डॉक्टर के पास एक मरीज था, इसलिए थोड़ी देर मुझे उसके उठने का इंतजार करना पड़ा। मैं दफ्तर से उठकर सीधा यहाँ पहुँचा था, इसलिए थके थके अंदाज में बैठा सोच रहा था। मालूम नहीं डॉक्टर शिल्पा के जवाब से किस नतीजे पर पहुँचा होगा। मालूम नहीं वो क्या मशवरा देगा। मुमकिन है इसके मशवरे पर शिल्पा की बजाय मुझे अमल करना पड़े। क्या शिल्पा मेरे साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगी? इसी तरह की बहुत सारी बातें और सवाल मेरे जहन में उस वक्त गर्दिश करते रहे, जब तक डॉक्टर की तरफ से बुलावा नहीं आ गया। डॉक्टर ने मुझे देखते हुए कहा, आपके चेहरे पर तो थकान ही थकान फैली हुई है। मैंने बैठते हुए कहा, आज ऑफिस में काम भी कुछ ज्यादा ही था। डॉक्टर ने पूछा, रात तो खैरियत से गुजरी? मैंने कहा, नहीं, ये रात तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ से गुजरी। मैंने गलत भी नहीं कहा था। उस रात शिल्पा ने मेरे साथ ही नहीं, मेरी माँ के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। पहले तो उसने अपने घर जाने की बात की। जब माँ ने कहा कि कल चली जाना तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, और जब मैंने उसे माँ के साथ बदतमीजी करने से रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे भी बुरा भला कहा और गुस्से में बेडरूम में चली गई और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब मैंने दरवाजा खोलने को कहा तो उसने अंदर से कह दिया कि दरवाजा सुबह से पहले नहीं खुलेगा। मैंने ये सब बात डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने कहा, मेरे सवाल के जवाब में आपकी पत्नी ने जो कुछ लिख कर दिया है वो बहुत मायूस कुन है। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो जिंदगी भर आपके लिए मिट्टी की मूर्त ही बनी रहेगी। डॉक्टर की बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी और मैं हैरत से उसका मुंह तक रहा था। डॉक्टर ने कहा, असल में आपकी पत्नी मेरा केस नहीं है। आप ये समझे कि वो साइकेट्रिस्ट का नहीं बल्कि मेडिकल का केस है। मुमकिन है ऑपरेशन के बाद शिल्पा शादीशुदा जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए,
लेकिन उसे ऑपरेशन की टेबल तक ले जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कभी भी उसके लिए राजी नहीं होगी। डॉक्टर की बात किसी हद तक मेरी समझ में आने लगी। डॉक्टर ने आगे कहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी बीवी बहुत जिद्दी और खराब मिजाज की औरत है और वो अपने फैसले पर अटल रहने वाली है। जवानी की शुरुआत में ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो आम औरत नहीं है। इस एहसास में न सिर्फ उन्हें औरतों से दूर कर दिया बल्कि वो मर्दों से भी नफरत करने लगी। इस नफरत ने उनसे वो सारे एहसासात और जज्बात छीन लिए जो उन्हें मर्दों या किसी एक मर्द के करीब करते। मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? मेरे ख्याल में तो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अगर आपने उन्हें किसी सूरत भी हासिल करने की कोशिश की या उनके साथ जबरदस्ती की तो हो सकता है वो अपनी जान दे दे। वो खुदकुशी भी कर सकती है। उस शाम मैंने डॉक्टर से कई उलझे और सुलझे हुए सवाल किए। डॉक्टर ने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन हर जवाब इस बात की तरफ इशारा करता था कि शिल्पा मेरे काम की नहीं है। शिल्पा किसी के काम की भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की मूरत है। डॉक्टर के पास बैठे बैठे ही मैंने फैसला कर लिया था कि ये मिट्टी की मूरत मेरे घर के बजाय अपने बाप के घर पर ठीक रहेगी, वहीं पर अच्छी लगेगी। शिल्पा को तलाक देने के सिलसिले में मुझे सिर्फ 2 दिन लगे। डॉक्टर की बात मेरे दिल में उतर गई थी कि मैं उसे जिंदगी भर औरत नहीं बना सकूंगा। जब मैंने शिल्पा से कहा कि मैंने उसे तलाक देने का फैसला किया है तो उसने किसी भी रद्दे अमल का इजहार नहीं किया, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। मेरी माँ ने भी मेरी मुखालफत नहीं की। एक सुबह मैंने शिल्पा को उसके घर छोड़ा और दूसरी सुबह तलाक के कागजात उसके घर पहुंचा दिए। शिल्पा को तलाक देने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तलाक के बाद मेरी माँ मेरी शादी के लिए किसी खूबसूरत और खानदानी लड़की की तलाश में थी, लेकिन 1 महीने बाद ही मुझे मुल्क से बाहर नौकरी लग गई और मैं लंदन चला गया। 2 साल देखते देखते गुजर गए। फिर एक दिन मुझे एक खत मिला और खत पढ़ने के बाद मैं कांटों पर लूटने लगा। ये खत मेरे एक दोस्त का था। उसने मेरी शादी में शिरकत की थी और शिल्पा से भी 2-3 बार मिल चुका था। उसने अपने खत में शिल्पा और डॉक्टर समीर का जिक्र डिटेल से किया था। उसने लिखा था कि शिल्पा अब मिसेस समीर राजपूत हो गई है। डॉक्टर समीर ने उसके जहन में बैठी हुई मर्दों से नफरत की ग्रह सिर्फ 4 मुलाकातों में ही खोल दी थी। डॉक्टर समीर का कहना है कि वो शिल्पा से बाद में मिलना नहीं चाहता था, लेकिन तलाक के बाद शिल्पा उसके पास खुद गई थी और फिर डॉक्टर ने गैर महसूस तरीके से उसका इलाज किया और उसे शादी पर राजी कर लिया, इस शर्त पर कि वो उसकी वाकई पत्नी बनकर रहेगी। मेरे दोस्त ने ये भी लिखा था कि शिल्पा समीर के साथ बहुत खुश है और वो डॉक्टर समीर के क्लिनिक पर काम भी करती है। मेरे दोस्त का ख्याल था कि चंद माह बाद शिल्पा दूसरे बच्चे को जन्म देगी। वो खत मैंने बार बार पढ़ा और हर बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि डॉक्टर समीर ने उस मिट्टी की मूरत को जीती जागती और जज्बात से भरपूर औरत बनाने में जो किरदार अदा किया है, क्या वो मेरे लिए ये सब कुछ नहीं कर सकता था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास उस वक्त नहीं था। अपने दोस्त के उस खत के बाद पता नहीं क्यों मुझे औरत के नाम से ही डर लगने लगा था और मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। मेरा ये फैसला सही था या गलत मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बुढ़ापे की सीमा में दाखिल हो रही है, ये सवाल पत्थर की लकीर होता जा रहा है कि क्या डॉक्टर समीर मेरे लिए शिल्पा का इलाज नहीं कर सकता था? उसने मुझे धोखा क्यों दिया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?